हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज मैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो लोग थे, दो पीपल थे जिन्होंने इसकी स्टडी करी थी और हमें दो लॉज के बारे में इन्होंने बताया था। पहले थे लेवोजियर और दूसरे थे फ्रॉस्ट। ठीक है, ये दो पीपल थे जिन्होंने दो लॉज बताए। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इन्होंने हमें क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको इन्होंने एक एक्टिविटी से समझाया। देखो, यहाँ एक एक्टिविटी है, ये इन्होंने यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया है। ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में ये एक टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही होगी डली हुई, और जो कि इग्निशन ट्यूब है, और दो सोल्यूशन इसने ले लिए। पहला इसने कॉपर सल्फेट लिया, दूसरा इसने सोडियम कार्बोनेट लिया। एक्स सोल्यूशन जो है वो क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें वाटर मिला हो तो कॉपर सल्फेट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से जो ट्यूब में सोल्यूशन लिया है वो है सोडियम कार्बोनेट, में भी वाटर मिलाओगे तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है? अब दोनों ही अलग अलग हैं। ये इनको जो है वे कर लेगा बिफोर द केमिकल रिएक्शन। इन दोनों को क्या कर लेगा? वे कर लेगा वेइंग मशीन पे। और जब हल्का सा टेस्ट ट्यूब को फिर टिल्ट करेगा ताकि ये दोनों सोल्यूशन जो है उनकी क्या हो जाए? मिक्सिंग हो जाए। और उसके बाद जब ये हम वे करेंगे तो भी उतना ही वेट आएगा। ठीक है, तो ना तो मास अपनी तरफ से कुछ क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ अभी। ये देखो, ये लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। ये एग्ज़ाम्पल है, देखो, एक मैं ले रही हूँ यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका इस केमिकल रिएक्शन में जो एरो से पहले वाले हैं इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो ये बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन जब दो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। रिएक्टेंट्स के अंदर भी एक ही कार्बन था और ऑक्सीजन के दो एटम्स थे। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। ना तो कोई एटम अपने आप से क्रिएट हुआ, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ दो थे तो यहाँ तीन हो गए, या यहाँ दो थे तो यहाँ एक हो गया। तो इधर भी ऑक्सीजन के दो हैं, इधर भी ऑक्सीजन के दो ही एटम्स रहेंगे। इधर कार्बन का एक है तो इधर भी कार्बन का एक ही एटम रहेगा। जो रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स थे, प्रोडक्ट्स में भी हमें उतने ही अमाउंट में मिला है। तो कोई भी मास अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया गया, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। क्लियर? कोई भी एटम अपनी तरफ से क्रिएट नहीं हुआ। मास की टर्म्स में मैं बात करूँ तो आपको समझाऊं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको एनालाइज करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि मास क्रिएट नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जैसे कार्बन एक एटम है, इसका मास होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन एक एटम है, इसका मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। तो दो ऑक्सीजन एटम है तो 16 टू ज़ा 32। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट्स में मास देखें तो 12 + 32 कितना हो गया? 44 ग्राम। 44 ग्राम जो है ये मास हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट में कैलकुलेट करूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 जो बनी है, देखो, CO2 जो बनी कार्बन का 12 और प्लस करेंगे ऑक्सीजन का कितना मास हो जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम का अगर 16 है तो 16 टू ज़ा 32। तो प्रोडक्ट में भी मास हमें कितना मिल गया? 44 ग्राम। ना तो मास कुछ अपनी तरफ से क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। रिएक्टेंट्स में भी मास 44 ग्राम था और प्रोडक्ट में भी मास हमें कितना मिल गया? 44 ग्राम। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ
कि कोई भी एटम जो है नेचर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ऑक्सीजन है, क्योंकि एक एटम जो है वो इतना स्मॉल है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। एक एटम ये स्मॉल पार्टिकल है। अब कोई भी एटम जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से नंबर ऑफ़ एटम्स इसके अंदर होते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट में, और ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे हम बोलते हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये नेचर में एलिमेंट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, और एलिमेंट में क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स की हम बात करते हैं। तो अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन में ऐसे दिखा हुआ मिल जाए, लिखा हुआ कि कोई एटम या एलिमेंट, ठीक है, मैं एलिमेंट बोलूँगी तो आप समझ जाइए कि एटम की बात कर रही हूँ, एलिमेंट के अंदर ही है एटम है, और एटम की बात करूँगी तो इट मीन्स एलिमेंट की बात कर रही हूँ। कि इंडिविजुअली कोई एक अकेला कोई सिंगल एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्लियर। इसी के बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. It means, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ये, जैसे वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला है, आप क्या पढ़ते हैं वाटर के फॉर्मूले में, वाटर का फॉर्मूला है H2O, जिसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, हमेशा इस तरीके से। तो वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, इट मे बी टैप वाटर, इट मे बी रिवर और सी, कहीं का भी आप वाटर लीजिए, हमेशा आपको वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O ही मिलेगा। हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन करेंगे। यहीं से हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझेंगे। अब इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन है H2O, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 ग्राम। तो यहाँ 2 एटम्स हैं तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। और इसी तरीके से एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो होता है 16 ग्राम्स, ठीक है। तो वाटर के अंदर अगर मैं बाय मास देखूं कि ये कितना केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल में हमेशा 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से। अगर हम इनको कट कर दें तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, हमें क्या रेशो मिल जाएगा, 1:8। आप वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, ऑलवेज यू विल फाइंड दैट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, कि हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आपको मिलेगा वो 1:8 के ही फॉर्म में मिलेगा। इट मीन्स, थोड़ा सा यहाँ रीड करते हैं, क्लियर होता जाएगा। देखिए, इन compounds such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। whatever may be the source of water, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज किया जाए अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर को, तो उसके अंदर 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है, और 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये जो है, इससे हमें क्या पता चलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। प्रपोर्शन मीन्स रेशो की बात हो रही है, विच इज़ ऑल्सो, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय फ्रॉस्ट ने इसको स्टेट किया था, बताया था, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शंस बाय मास, जो कि हमने पढ़ा 2:16 पढ़ा था, जो कट करके क्या आया था 1:8, कि एलिमेंट्स जो हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो इसमें एलिमेंट्स थे H2O में, वो हमेशा ही क्या है, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में रहेंगे बाय मास। क्लियर। इसी तरीके से इसने हमें यहाँ अमोनिया का बताया। इन अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो 14:3 बाय मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और इसी तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम है तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 ग्राम। तो बाय मास इनका डेफिनेट प्रपोर्शन कितना हो गया, 14:3, वट एवर मे बी द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। क्लियर। तो ये सेकंड जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन।
अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस हुई थी, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। इन लॉ की अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन उनको कैसे दी जाए। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन आए, जिन्होंने बेसिक थ्योरी बताई अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डॉल्टन ने पिकअप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। एक डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला, हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी इनकी थ्योरी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन पर। तो डॉल्टन ने जो है 6 पॉस्टुलेट्स दिए, 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए। ठीक है, ये 6 फैक्ट थे इनके। पॉस्टुलेट्स आ जाए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाए या फैक्ट आ जाए, तो वो इनके 6 पॉइंट्स इन्होंने दिए डॉल्टन।